नमस्कार दोस्तों। आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भविष्य के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 18 अप्रैल और हम डेली 30 का ये एपिसोड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये हम यहाँ पर आज कवर करेंगे ये टॉपिक पूरा। और इसके बाद में हम करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। 23 क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं, ये हम देखेंगे। 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम आज के देखेंगे और एक क्वेश्चन कल का गलत हो गया था, करंट अफेयर का यहाँ पे गलत डिस्कस हो गया था, उसको हम देखेंगे। जबकि पिन पोस्ट में उसका सही उत्तर डाला जा चुका है। पिन पोस्ट आप लोग देख लिया कीजिए, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। चलिए, यहाँ पे जो प्रश्न है वो रैंडमली डाला गया है, जिससे आपका दिमाग खूब तेजी से चले। ऐसा ना रहे कि क्रम से चल रहा है और उसमें कंफ्यूजन हो। अलग अलग प्रश्न का अस्तित्व बना रहे, इसलिए इसको रैंडमली ऐसा किया गया है। पहला प्रश्न, 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध सम्मिलित सेना में शामिल थे। एक अंग्रेजों की सेना थी और एक सम्मिलित सेना थी। तो सम्मिलित सेना में कौन कौन शामिल था, यह प्रश्न है। मीर कासिम शामिल था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला शामिल थे, मुगल बादशाह शाह आलम ये भी शामिल था। फ्रांसीसी सेना इसमें नहीं थी। 1 2 3 ये हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था और इसमें जो बक्सर का युद्ध था प्लासी के युद्ध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें अवध के नवाब और मुगल बादशाह के वजीर सुजाउद्दौला और स्वयं मुगल बादशाह को अंग्रेजों की दया पर निर्भर होना पड़ा था। जो कसर प्लासी के युद्ध में रह गई थी, अंग्रेजों ने इसमें पूरी कर ली थी, इसलिए यह युद्ध ज्यादा महत्वपूर्ण था। डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। ऐसा आप करते रहेंगे, रिवीजन आप करते रहेंगे, तो आप निश्चित तौर पर एक दिन सफलता का झंडा फहरा देंगे, अपने सपनों को साकार कर लेंगे। बस रिवीजन रेगुलर होना चाहिए। डेली 30 का यही उद्देश्य है कि यहां से सुपर 30 निकाला जाए। यहां से ऐसे लोग निकले जो डेली प्रैक्टिस करके, भले ही उनका कोई सब्जेक्ट न तैयार हो, अच्छे तरीके से उसको मांझ के इस लायक बना लें कि उनको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को क्या यह युद्ध हुआ था? बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था एवं नवाब की सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया था। क्या दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है? इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था, यह बिल्कुल सही है। लेकिन जो नवाब की सेना थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था मीर जाफर ने। तो यह दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, तो केवल एक सही हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, काल कोठरी की घटना कब हुई थी? काल कोठरी की घटना जून 1756 में हुई थी। कहीं कहीं इसका जिक्र मिलता है 15 जून को और कहीं कहीं अधिकतर जगह इसका 20 जून को जिक्र मिलता है। तो आप 20 जून या 15 जून जो भी सही मानिए, मेरे ख्याल से 20 जून ज्यादा सही है। ये जो घटना हुई थी, इसमें 18 फुट लंबा 14 फुट 10 इंच चौड़ा एक कमरा था। उसमें 20 जून 1756 की रात में इसको कुछ लोगों को इसमें बंद कर दिया गया। 146 लोगों की संख्या इसमें बताई जाती है। ऐतिहासिक रूप से यह घटना कभी कभी संदेहास्पद है और इस पर संदेह भी किया जाता है। और जब इसको 23 जून को खोला गया, एक हफ्ते के बाद, तो केवल 23 लोग इसमें जिंदा बचे थे। 23 लोग केवल इसमें जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए थे। जीवित रहने वालों में से एक थे हॉलवेल। कौन थे? हॉलवेल एक थे जो जीवित थे, इन्हीं में से एक थे। तो हॉलवेल ने इस घटना को रचा, यह घटना उन्होंने बताई है। इस घटना की विश्वसनीयता को इतिहासकार कभी कभी मानते हैं कि यह सही नहीं है, संदिग्ध माना जाता है। और इतिहास में इस घटना का महत्व केवल इतना है कि अंग्रेजों ने इस घटना को आगे के आक्रामक युद्ध का कारण बनाए रखा। बस ये आप ध्यान रखिए, अंग्रेज बहुत कुछ स्ट्रेटजी के तहत करते रहते थे। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया था? अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में जो पहला कारखाना स्थापित किया था वो उड़ीसा के बालासोर में किया था। बी ऑप्शन याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। 1633 ईस्वी में यह कारखाना स्थापित हुआ था। कलकत्ता के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ये कई गांव यहां पर दिए हुए हैं, सूतानाती, कलिकता, अलीपुर, गोविंदपुर। तो इसमें किसको मिलाकर बनाया गया था? तो सूतानाती था, कलिकता था और गोविंदपुर था। अलीपुर नहीं, अलीनगर बीच में एक बना था, लेकिन ये इसमें नहीं था। ये 3 गांव मिलाकर मिलने बनाया गया था। तो सी यहां पर नहीं होगा, सी यही सही उत्तर इसका हो जाएगा। 1698 ईस्वी में कंपनी को मुगल सम्राट की ओर से बंगाल में सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की दीवानी प्राप्त हुई थी और बाद में इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता नगर का रूप दिया और फोर्ट विलियम की स्थापना यहीं पर की थी।
अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एवं अन्य कारणों से टकराव के चलते कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? कर्नाटक युद्ध का आप नाम सुनते हैं तो कितने कर्नाटक युद्ध का नाम आप सुनते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कितने सुनते हैं? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में चला था। 1746 से 1748 के बीच में, ये फर्स्ट था। जो सेकंड था वो 1749 से 54 के बीच में चला था। 1749 से 54 के बीच में चला था। और जो थर्ड था ये 1781 से 1758 से 1758 से 1763 के बीच में चला था। तो ये जो युद्ध हुए थे, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था इसमें फ्रांसीसी सेना, दोनों में जो लड़े थे वो अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना ही लड़ी थी। प्रथम में फ्रांसीसियों ने विजय प्राप्त की थी, तो पहले में फ्रांसीसियों ने विजय प्राप्त की थी, अंग्रेज हारे थे। द्वितीय की जब बात आती है तो इसमें फ्रांसीसी हार गए थे और इसमें अंग्रेज विजय रहे थे, जो अंग्रेज थे वो विजयी हुए थे। और तृतीय में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया था, ठीक है, और यहां पर फिर अंग्रेज जीत गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष कौन था? यह था चार्ल्स आयर। कौन था? चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर लिखा जाता है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता इनके आगे सर लगाने का। इनके आगे जो भी ये लगाते थे, ये पाते तो अपने को भगवान घोषित कर देते ना, तो सर वगैरह मैं इनके आगे नहीं लगाऊंगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसको देशभक्ति मानिए या मेरी पसंद मानिए, आपको लगाना हो लगाइए, आप स्वतंत्र हैं, मैं नहीं लगाऊंगा। मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम का जो पहला अध्यक्ष था वो चार्ल्स आयर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों के तात्कालिक संस्थापकों का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ये जो शहर हैं इनके संस्थापक कौन थे? मद्रास का फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे मद्रास का था। गैराल्ड अंगियार मुंबई का, ये भी था। पहले मुंबई बंबई हुआ करता था ना जब इसकी स्थापना हुई थी। और जाप चारनाक कलकत्ता, ये तीनों के तीनों सही है। 1 2 3 सभी सही है, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि अंग्रेजों ने प्रदान की थी, क्या यह पहली बात सही है? और दूसरा है सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक संधि के लिए आया था। देखिए 1600 में ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। कंपनी ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक संधि के लिए भेजा था। तो ये तो बिल्कुल बात सही है, दूसरी सही है। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि नहीं मिली थी, लेकिन औरंगजेब ने नहीं प्रदान की थी। यहां पर बात यह है कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि मिली थी, लेकिन औरंगजेब ने नहीं प्रदान की थी। इसको दिया था किसने? जहांगीर ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे नहीं। तो पहला यहां पर गलत हो गया, दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1599 में इंग्लैंड में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की गई। ये पूरा नाम था उसका। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को कितने वर्ष भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की थी? शुरू में कुछ वर्ष के लिए यह अनुमति दी गई थी और वो वर्ष था 15 वर्ष। 15 वर्ष के लिए यह अनुमति प्रदान की गई थी। बाद में फिर ये लोग तो अपना पैर जमा लिए और फिर क्या था, शोषण कर रहे थे आराम से। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जॉन मिल्टन हॉल, इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन इसको ध्यान रखिएगा। 6वीं शताब्दी में जिन देशों की व्यापारिक कंपनियों तथा सरकारों ने, 6वीं नहीं 16वीं शताब्दी में, 6वीं क्या 16वीं शताब्दी की यहां बात होगी, 6वीं नहीं, ये मैं गलत बोल गया। तो जिन कंपनियों ने यह व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू की थी उनमें सर्वाधिक प्रभावी भूमिका जो थी वो इंग्लिश की थी। वो किसकी थी? अंग्रेजों की थी। जॉन मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज था जो 1599 ईस्वी में भारत आया था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कहां स्थापित की थी? पहली कोठी फ्रांसीसियों ने कहां स्थापित की थी? तो यह स्थापित की थी सूरत में, डी ऑप्शन यहां पर सही है। भारत में फ्रांसीसी सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में यहां पर आए थे। 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने बनाई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी कोठी कहां बनाई थी इन्होंने,
तो ये मछलीपट्टनम में बनाई थी। मछलीपट्टनम में इन्होंने दूसरी कोठी स्थापित की थी। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक था फ्रांसिस मार्टिन। 1773 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया और लेस्पिने ने इसे पांडिचेरी के रूप में विकसित किया। किसने? लेस्पिने ने। फ्रांसिस मार्टिन ने प्राप्त किया था इसको और लेस्पिने ने इसको पांडिचेरी के रूप में विकसित किया था। पांडिचेरी की कोठी में ही फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। क्या यह बात सही है? 1664 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। यह बिल्कुल बात सही है। फ्रांस में उस समय लुई 16वें का शासनकाल था। यह बात गलत है क्योंकि लुई 16वें का नहीं था, लुई 14वें का था। तो यह दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। केवल ए इसका सही उत्तर हो जाए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न, बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था? तो ये अंग्रेज और डच के मध्य हुआ था। बी ऑप्शन यहां पर सही है। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य 1759 ईस्वी में हुआ था। कई क्वेश्चन आपको यहां पर ऐसे मिलेंगे जो आपने कहीं एग्जाम में अभी नहीं देखे हैं, तैयार कर लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल सही है। पुर्तगाली आए और पुर्तगाली के बाद में डच आए। ठीक है। भारत में डचों ने पहली कोठी मुसलिपट्टनम में 1608 में स्थापित की थी। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो यहां दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1602 ईस्वी में प्रथम डच यानी हॉलैंड कंपनी की स्थापना भारत में व्यापार के लिए हुई थी। कब हुई थी? 1602 में। ये हॉलैंड के निवासी थे। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। डचों का मुख्य लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं पर व्यापार करना था। ठीक है, अच्छे से तैयार करिए। संडे को आपका टेस्ट है, आज सैटरडे है अगर, तो कल संडे को आपका टेस्ट होगा। पिछले जितने भी अभी तक डेली 30 के एपिसोड हुए हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। बस आप बार बार इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट से आपकी औकात आपको पता चलती है कि आप कितना पढ़ते हैं। औकात शब्द को निगेटिव मत लीजिएगा। आपकी तैयारी पता चलती है कि वास्तव में आप कितने पानी में हैं। जो जानते जानते प्रश्न गलत करते हैं ना, वो प्रैक्टिस से सही होगा और मैं सही कराऊंगा, वो निश्चित तौर पर आप सही करके आएंगे, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस कराने की आपकी सोच रहा हूं कि यही डेली 30 सुपर 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कहां स्थापित किया? पुर्तगालियों ने जो पहला दुर्ग स्थापित किया था वो कोचीन में स्थापित किया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1503 की बात है, पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया और 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दूसरा जो दुर्ग था वो कुन्नूर में स्थापित किया था। कहां पर? कुन्नूर में स्थापित किया था। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये जो संस्थापक था वास्तविक, वो था अल्बुकर्क। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति इसने अपनाई थी। उसके बाद में अल्बुकर्क गवर्नर बना 1509 से। जो ये अल्बुकर्क बना, ये 1509 से 1515 तक रहा और भारत में वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का यही माना जाता है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अगर यह आपसे पूछा जाए तो यह फ्रांसिस्को अल्मेडा था। और अभी मैंने बताया है कि यह 1505 से और 1509 के बीच में यह रहा था, पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डिगामा पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया तथा 1498 ईस्वी में कालीकट केरल में उसके तट पर यह उतरा था। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, जमोरिन साथ आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। मतलब पहला यह था और जमोरिन इसके साथ आया था, यह दूसरा था। यह बात बिल्कुल गलत है। ए इसका सही हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में क्या खामी है? जमोरिन जो था वो कालीकट का शासक था, वो साथ में आने वाला पुर्तगाली नहीं था, वो कालीकट का शासक था। और उसने हिंदू शासक जो ये जमोरिन था, हिंदू शासक जमोरिन से व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त की थी वास्को डिगामा ने। तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यूरोपियों का भारत आने का सही क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। ए ऑप्शन इसका
करेक्ट है। पी डी ए, है ना, पी डी ए, और फिर डेनिस के लिए आप डी लिख लीजिए और एफ। पीडीएफ आप याद रखिए और एडी बीच में आप लिख दीजिए, जैसे भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा की जा रही लूट का खुलासा निम्नलिखित में से किन लेखकों या विद्वानों ने किया था? जब अंग्रेजों ने यहां पर बहुत शोषण चालू किया तो हमारे यहाँ के जो विद्वान थे, और जो लेखक थे यहाँ पे, उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। रोमेश चंद्र दत्त, जिसको आरसी दत्त के नाम से भी हम जानते हैं जिनको, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब थे। इसके अलावा और भी नाम हैं जिन्होंने खुलासा किया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर, पृथ्वीश चंद्र राय, है ना, पीसी राय के नाम से इनको जाना जाता था, पृथ्वीश चंद्र राय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और बाकी ये 3 नाम, ये सब याद रखिएगा, जिन्होंने ये आर्थिक रूप से हमारे देश की कैसे बर्बादी हो रही थी, कैसे अंग्रेज इसको लूट रहे थे, ये खुलासा इन्होंने किया था। रोमेश चंद्र दत्त की किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी नाम याद रखिएगा किताब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को दोहरी प्रणाली द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया। इसमें क्या था? ये जो दोहरी व्यवस्था थी, इसमें क्या किया गया था? इसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर कर दिया गया था। यानी कि जो खर्चे वाला मामला था वो नवाब को दे दिया गया, और जो शक्तियां थी वो अपने पास रखी गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आप बार बार इसको पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, देखता हूं कैसे नहीं याद होता है। और डेली 30 में तो हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ आपका रोज डिस्कस कराया जाता है। और ये सोचिए कि 5-6 महीने अगर डेली 30 ऐसे कंटिन्यू रहा तो फिर क्या होगा। आप लोगों से बस यही एक निवेदन है कि आप इसको कंटिन्यू रहने दीजिएगा, आप इसको इतना फैला दीजिएगा ना, हर कंप्यूटर के पास पहुंचा दीजिएगा कि इतनी एनर्जी हम लोगों को मिल जाए कि हम लोग ये काम करते रहें। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहा, अब करंट अफेयर के प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये जो उद्देश्य है वह है कोरोना वायरस का परीक्षण करना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। भविष्य में जो मेंस के एग्जाम होंगे, मेंस के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हो सकता है टिप्पणी करके कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि कोरोना कोई छोटी चीज नहीं है। यूपीएससी तो नहीं पूछेगा क्योंकि वो चर्चित मुद्दों को नहीं पूछता है, लेकिन और जो कमीशन है वो पूछ सकते हैं। भारत में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट का उपयोग सार्स कोव 2 वायरस या कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 18 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। आज 18 अप्रैल है, आज विश्व विरासत दिवस है। 18 अप्रैल 1982 को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा विश्व विरासत दिवस का आयोजन किया गया, का प्रस्ताव रखा गया था, और 1983 में पहली बार इसको मनाया गया था। 82 में 18 अप्रैल को प्रस्ताव रखा गया और 83 में पहली बार ये मनाया गया था। अगला प्रश्न, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो हीमोफीलिया है ये ऐसा रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, कई बार ये साइंस में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो दिवस है वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। 17 अप्रैल को पूरे विश्व में फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपज मंडी तक परिवहन हेतु किस नए मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान की गई है कि जिससे अपनी उपज को पहुंचा सके? तो इस एप्लीकेशन का नाम है कृषि रथ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 17 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसानों को अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए कृषि रथ आवेदन शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में किसान को कृषि उत्पादों की मात्रा को पोस्ट करना होगा, और जिससे कि उनको टोकन मिल जाएगा और वो उसको पहुंचा सकेंगे। अगला प्रश्न, डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, किस सरकार ने इसको लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने इसको लॉन्च किया है। जैसे जैसे हॉट स्पॉटों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 60 के करीब दिल्ली में हॉट स्पॉट हो गए हैं आज की डेट में, तो वहां पर असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है डोर टू डोर सर्वे के लिए। इस एप्लीकेशन से जो प्राप्त आंकड़े होंगे उनका विश्लेषण करने में आसानी होगी, जिससे कि निर्णय आसानी से लिए जा सकेंगे। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में 10 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, तो टोटल अध्यक्ष सहित अगर पूछा जा रहा है तो ये 11 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर दीजिएगा कि इस समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है?
अभी एक फैसला इन लोगों ने लिया है कोविड-19 के तहत, इसी के चलते, कि अगले 1 साल तक अपने मूल वेतन का 30% ये कटवा देंगे। मूल वेतन का 30%, टोटल का नहीं, मूल वेतन का 30% ये कटवा देंगे, सरकार के खाते में दे देंगे, उनके खजाने में जमा कर देंगे, जिससे कि लोगों की भलाई में इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, इसीलिए चर्चा में आया था। बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है? तो ये प्रजाति है चमगादड़। चमगादड़ में इन्होंने खोजा है, और 2 चमगादड़ प्रजातियां हैं, इनमें एक और तरह के कोरोना वायरस की उपस्थिति की इन्होंने खोज की है। ये बैट कोरोना वायरस नामक नया विषाणु 5 राज्यों केरल, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु में 2 प्रजातियों में पाया जाता है। और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह मनुष्य में रोग का कारण बनेगा या नहीं, लेकिन यह बैट मतलब इसमें चमगादड़ में पाया ही जाता है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन वो जिसका उत्तर कल गलत हो गया था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के पर्यटन स्थलों के संबंध में जारी वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है? जो ये वेबिनार श्रृंखला है, इसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, देखो अपना देश इसका सही उत्तर होगा। मैंने कल इसको गलती से बता दिया था, कोई दूसरा उत्तर, देखो अपना भारत बता दिया था, लेकिन इसका याद कर लीजिए, देखो अपना देश। इसीलिए मैंने 31वें प्रश्न की तहत इसको शामिल किया कि आपका नुकसान ना हो एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो अपना देश, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो पहला सिटी था वो दिल्ली था, दूसरा सिटी अब कलकत्ता है। दिल्ली को कहा गया था, इसमें क्या नाम दिया गया था? सिटी ऑफ सिटीज, दिल्ली इज पर्सनल डायरी। और कलकत्ता को कहा गया है, कलकत्ता शहर को, कलकत्ता एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। तो ये ध्यान रखिएगा, देखो अपना देश। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और टेस्ट के लिए तैयार रहें। कल 8 बजे शाम को टेस्ट पब्लिश किया जाएगा। और एक सूचना है, टेस्ट हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा, 24 आवर केवल वो रहेगा। 24 आवर के बाद में उसकी रैंकिंग जारी की जाएगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो टॉप 10 में लोग आएंगे उनकी सूची यहां पर यूट्यूब में जारी की जाएगी। यूट्यूब पर वो सूची मिलेगी, जिससे कि लोग जान पाएंगे आपका स्कोर कितना है, मतलब आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और डरिए बिल्कुल ना। आप अगर यहां डरेंगे तो एग्जाम में फिर क्या करेंगे, इसलिए जितना डर है यहां निकाल दीजिए। ठीक है, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए मैसेज है, अगर आप यूपी पीसीएस 2020 या आरओ का एग्जाम दे रहे हैं या बीओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम हमारे पास है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं upsctarget.com पर। थैंक यू वेरी मच।